बना सकते हैं, तो बाकी HTML से जावास्क्रिप्ट वगैरह करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक काम ये करते हैं कि आज हम कर्सर पे कोडिंग करते हैं। तो कर्सर हमारे पास एक VS कोड की तरह का एडिटर है, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं किया तो बाकी VS कोड में कर लें। कर्सर में जो है हमारे पास ये हेल्प करेगा हमें कोडिंग करने में। जैसे हम लोग हमारा गिटहब को पायलट करते हैं, तो गिटहब को पायलट की तरह ही है। लोग क्या करते हैं कि कर्सर का ट्रायल होता है, फ्री है लेकिन कुछ हद तक है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की तरफ जाऊँ तो हमारे पास फ्री है लेकिन 2000 कंप्लीशंस तक है, उसके बाद ये पेड है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं, पाकिस्तानी है हमसे आगे का। बाद लोग क्या करते हैं कि भाई कर्सर और VS कोड दोनों यूज करते हैं। कर्सर का खत्म हुआ, VS कोड का कोपायलट यूज करने लगते हैं, कोपायलट का कर्सर का एक में हर महीने रीसेट होता रहता है। तो ये 2000 कंप्लीशंस पर मंथ है, उसके बाद जो है वापस रीसेट हो जाएगी, फिर 2000 मिल जाएंगे। बाकी इसकी प्राइसिंग की अगर आप लोग ले सकें तो अच्छी बात है कि आप लोगों के काम आएगा। उसके अलावा जो है आपके पास कोपायलट है, जो कि हमने कोपायलट पहले भी हमने देखा है, इस बार हम कर्सर से कोडिंग करेंगे। तो बिल्कुल VS कोड की तरह ही है, इंस्टॉलेशन होगी और बिल्कुल सेम VS कोड का ही क्लोन है। कर्सर जो है, कर्सर कैसे बनाया गया है, कर्सर जो है VS कोड जो था उसको पहले क्लोन। कर्सर जो है ना, तो VS कोड जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि प्राइवेटली कोई इसका कोई कंपनी इसको ओन नहीं करती, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। ओपन सोर्स की एक फाइल होता है, पूरी दुनिया से लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी एक चीज, कोई भी मसला आता है कंट्रीब्यूटर्स में से भी बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा यूज हुआ है इसमें, जावास्क्रिप्ट, CSS और ये सारी। तो कर्सर ने क्या किया है, इसी VS कोड को क्लोन किया और इसने AI वाली इम्प्लीमेंटेशन करके अपना टूल बना लिया जिसका नाम रख दिया है कर्सर। तो कर्सर इस तरह से बनाया गया है, उसमें पूरा VS कोड की तरह है, बट जो है उन्होंने क्या किया है AI वाली फंक्शनैलिटी उसमें डाल दी है, तो और ये हमारे पास कर्सर बन गया। तो इसको यूज कैसे करते हैं, मैं आता हूँ कर्सर, यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है पहले से, यहाँ सर्च करता हूँ कर्सर। तो ये कर्सर भी खुल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैं ड्राइव के अंदर इसमें मैं बना लेता हूँ क्लास 12 नाम का फोल्डर, क्लास 12। पहले से नाम बना हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बैच का नाम भी लिख देते हैं 66। तो एक फोल्डर मैंने बना लिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी फोल्डर खाली है बट इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा फोल्डर ये कर्सर के अंदर खुल जाएगा। अब इसमें हम अपनी पाइथन की कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे पूछता है कि VS कोड की जो एक्सटेंशंस हैं वो आपने कर्सर में लानी है या नहीं लानी, तो आप उसको कहते हैं हाँ ले जाओ, ताकि जो है आपको VS कोड की जो एक्सटेंशन है वो कर्सर में भी खुद ही आ जाए, आपको एक एक करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। मैंने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है, वो वाली भी हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे क्लिक किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन खुल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन हमें कौन सी चाहिए, पाइथन। तो भाई पाइथन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, पाइथन की एक्सटेंशन। या हमारी जो है वो हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंटरनेट स्लो चल रहा है लेकिन यहाँ आ जाएगी एक्सटेंशन जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अगर पहले से नहीं करेंगे। और टर्मिनल पे जो है
मैं चला दूंगा पाइथन app.py। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जिसका मतलब है पाइथन हमारे पास कर्सर पे चल रही है, जो कि हमने पहले भी चलाई है। सिंपल app.py की फाइल बनाई है, टर्मिनल ला के पाइथन फाइल का नाम लिख दिया, जो कि है app.py। अच्छा जी, तो अब हम कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो है फोल्डर वगैरह बन गया है, इनिशियल कोड आ गया है। अब जो हम इस पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। डेकोरेटर्स क्या चीज़ है? किसी को नहीं पता? डेकोरेटर जो है ना, चले डेकोरेटर समझने के लिए हम जो है काम करते हैं रिपोजिटरी का। एक लिंक मैं खोल देता हूँ, जो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसको आपको ढूंढने में तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। तो मैं जो है डायरेक्ट लिंक खोल देता हूँ और आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हम उसमें से जो है डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेंट 2 के अंदर जो आप लोग एजेंट बनाना सीखोगे क्रू एआई को यूज करते हुए, उसमें भी डेकोरेटर्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा होता है। तो मैं डायरेक्टली वो खोल देता हूँ रिपोजिटरी की, जिसमें डेकोरेटर का टॉपिक है। और पाइथन की रिपोजिटरी में नहीं है, वो कहीं और है। तो उसको मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ, लिंक भेज दूंगा आपको। तो लर्न एजेंटिक एआई वाली रिपोजिटरी के अंदर स्ट्रीमलेट भी हमारे पास ही है, सभी लिंक भेज दूंगा। लेकिन डेकोरेटर्स वाली चीज़ नहीं, ये तो भाई। अच्छा जी, न्यू लर्न एजेंटिक एआई वाली रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक व्यू एआई का स्टेप है। इसको खोल लेता हूँ और जो है इंट्रो के अंदर पाइथन डेकोरेटर्स, या आप लोग अगले क्वार्टर में भी आप पढ़ोगे, बट जो है हम डेकोरेटर्स की बेसिक्स को हमें बताओ कि भाई डेकोरेटर्स क्या चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Python decorators are a powerful and elegant feature that allows developer to modify the behavior of a function or a class। तो हम functions पे बात करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? Python decorators क्या है? एक पावरफुल फीचर है जो कि यूज होता है फंक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए, और क्लास को भी हम कर सकते हैं। फिलहाल फंक्शंस की बात करें, मतलब आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, वो डेकोरेटर क्या कर सकता है? उस फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? नीचे आपका क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया था ये बड़ा यूजफुल। एक पॉइंट हमें पता चल गया, डेकोरेटर जो है फंक्शन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, मतलब उसका जो कोड है उसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। अच्छा, देखते हैं क्या कर रहा है। व्हाट इज डेकोरेटर इज अ कॉलेबल यूजुअली अ फंक्शन। तो भाई हमारे पास डेकोरेटर जो है मोस्टली फंक्शंस, एक फंक्शन होता है दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो इसका मतलब डेकोरेटर क्या है? इटसेल्फ क्या है? दूसरा फंक्शन है जो कि पैरामीटर के अंदर एक दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और जो भी हमारे पास फंक्शन पैरामीटर के अंदर आ रहा होता है उसको
सा एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, समझ नहीं आया, चले कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। ये काफी बड़ा कोड है, इसको मैं उठा के ना यहाँ ले आता हूँ ताकि हम इसी को छोटा करके पहले आप लोग दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे। तो कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करो। कोड में भेज दूंगा ना, ग्रुप में भेज दूंगा। ये लिंक जो है ना, ये किसी और रिपॉजिटरी के अंदर भी अंदर जा जाके है, तो 10 मिनट लिंक समझने में नहीं लग जाए। अच्छा, तो कोड को आप गौर से पढ़ो। एक फंक्शन है, इस वाले फंक्शन को मैं क्या कह रहा हूं? डेकोरेटर, स्मार्ट होम डेकोरेटर, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह। लेकिन इसमें एक यूनिक बात यह है कि इसके पैरामीटर में मैं क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं? एक दूसरा फंक्शन। मतलब पैरामीटर में हमें याद है, हम नंबर्स एक्सेप्ट करते थे, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते थे, बट यहां क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? फंक्शन। अच्छा, ये एक्सटेंशन में डिसेबल कर देना ताकि नहीं हमें इस तरह सजेशंस ना दें। अच्छा, ये साइड बार अगर आपका कर्सर पे नहीं खुल रहा हो तो कंट्रोल बी आप दबाएंगे तो खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, तो शायद आपको मिलेगा, तो कंट्रोल बी, ये खुल गया। अच्छा जी, एक्सटेंशंस, क्या नाम है एक्सटेंशन का? एक्सटेंशन जो होगी GitHub कौन सी एक्सटेंशन है? पाइलाइन्स, इसको ओके, अब नहीं कर रहे। तो हमारे पास एक डेकोरेटर है, एक फंक्शन है जिसको हम डेकोरेटर कह रहे हैं। वो क्या कर रहा है? अपने पैरामीटर के अंदर एक और फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या किया हुआ है? एक और फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है? रैपर। फंक्शन के अंदर फंक्शन बना, और ये रैपर क्या कर रहा है? एक प्रिंट कर रहा है सेटिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर। फिर जो फंक्शन, ये फंक्शन कहां से आ रहा है? ये फंक्शन आ रहा है पैरामीटर से, यहां से आ रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं? जो भी फंक्शन है उसे कॉल कर रहे हैं, और जब वो फंक्शन चल के खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारे पास मेजरिंग एम्बिएंट नॉइज, तो हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है। उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है? नेस्टेड वाला फंक्शन जिसका नाम हमने रखा है रैपर। नीचे आते हैं, डेकोरेटर को हम यूज किस तरह से करते हैं? जो भी आपका फंक्शन है उसके ऊपर जो है आप डेकोरेटर का नाम लिख देते हो @ के साइन के साथ। तो इस तरह से आप डेकोरेटर यूज कर रहे हो। तो जरा मुझे बताएं कि प्रिंट किस तरह से होगा। थोड़ा जूम आउट करता हूं, और लास्ट में हमने कौन सा फंक्शन कॉल करा है? टर्न ऑन टीवी, ये वाला, और इस फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगा। अच्छा, अब जरा कोड को गौर से देखें। कोड कहां से चलना स्टार्ट होगा? कौन सा फंक्शन पहले चलेगा? कौन सा चलेगा? ऊपर वाला चलेगा। हमने कॉल किसको कराया है? नीचे वाले को, टर्न ऑन टीवी। तो हमारा कोड चलना स्टार्ट होगा यहां से, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ है क्या? डेकोरेटर। तो सबसे पहले क्या चीज चलना स्टार्ट होगी? डेकोरेटर का रैपर फंक्शन। और रैपर फंक्शन के अंदर क्या चीज प्रिंट हुई है? सेटिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर, ये प्रिंट होगा। ये वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन है? पैरामीटर से तो आ रहा है, लेकिन इस केस में हमारे पास ये पैरामीटर से आ रहा है। ये पैरामीटर वाला कौन सा फंक्शन है? कॉल बैक, जो हमने नीचे बनाया हुआ है। तो 2 मिनट जरा कोड को देखो, फिर हम इसको
रैपर को रिटर्न कर रहा है, बीच में एक फंक्शन को कॉल कर रहा है और आखिर में रिटर्न कर रहा है हमारे जो रैपर फंक्शन है उसी को। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। टर्न ऑन टीवी जब हमने कॉल किया तो टर्न ऑन टीवी के ऊपर हमने डेकोरेटर लगाया हुआ है। तो डेकोरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, आपका जो टर्न ऑन टीवी वाला फंक्शन है उसको क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो रैप करने से मुराद ये कि अगर मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाऊं छोटी सी, तो हमारे पास बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हमारा एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन का नाम है ग्रीट, हम कॉल कर रहे हैं ग्रीट को, लेकिन इस ग्रीट के फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है डेकोरेटर फंक्शन, डेकोरेटर फंक्शन लगा हुआ है। तो ये चलेगा किस तरह से, जब आप इसको कॉल करेंगे ग्रीट के फंक्शन को तो ऊपर डेकोरेटर फंक्शन लगा हुआ है, तो आपका कोड कुछ इस तरह से चलेगा। चाहिए डेकोरेटर रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां भी रेड कर रहा हूं। तो अब देखें हमारा जो ये ग्रीट वाला फंक्शन है वो कहां चल रहा है, येलो कलर से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कहां चल रहा है, रैपर के अंदर चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेकोरेटर फंक्शन, वो क्या चीज एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रीट का फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो ग्रीट का फंक्शन है ये हमारे पास आ रहा है पैरामीटर के अंदर, और फिर रैपर का फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि हमारे पास नॉर्मल फंक्शन को, जो हमारा ग्रीट का फंक्शन है उसे कॉल कर रहा है। तो एक काम करते हैं इसको समझने के लिए और अच्छे से, हम यहाँ से एक शुरू से सिंपल सा कोड लिखते हैं। तो मैं आया PDF टाइपिंग होगा, हो गया है, कर लिया किसी ने, लो भाई अब टाइप ही नहीं हो रहा, दोबारा बोल देता हूँ। डेकोरेटर का एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ सिंपल डेकोरेटर, DEF डेकोरेट, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ डेकोरेटर FN। मतलब हमारे पास ये डेकोरेटर नाम का फंक्शन है। इसके पैरामीटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नीचे आते हैं तो ये एक नॉर्मल मैं फंक्शन बना रहा हूँ, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये एक फंक्शन है जिसके पैरामीटर में दूसरा फंक्शन एक्सेप्ट कर। तो डेकोरेटर पूरा बनाने से पहले इतने पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या, ये समझ आ गया तो डेकोरेटर हमें समझ आ जाएगा। तो ये आप समझे कि डेकोरेटर बनाया नहीं है, मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया। अच्छा, इसको कॉल किस तरह से करूँ, कॉल करने के लिए मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि आप दो फंक्शन होते हैं ना, एक डेकोरेटर फंक्शन, एक वो फंक्शन जो कि मैं किसमें पास करूंगा, पैरामीटर में पास करूंगा। तो दो फंक्शन बनाना। तो मेरा जो मेन फंक्शन है वो कौन सा वाला है, हेलो वर्ल्ड वाला है। तो इसको मैं कर देता हूँ सिंपल हेलो वर्ल्ड, इसमें प्रिंट कर। तो हमारे पास हो गए दो फंक्शन, एक डेकोरेटर फंक्शन, दूसरा हमारे पास हो गया हेलो वर्ल्ड का फंक्शन। अब मैं इसको कॉल करूंगा, डेकोरेटर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और इसके अंदर क्या चीज पास करूंगा, क्या पास करूंगा, हेलो वर्ल्ड। इसका नाम अच्छा नहीं है, इसका नाम रख देते ग्रीट। इसके अंदर मैं पास करूंगा ग्रीट, सही है, ऐसे पास करूंगा, ऐसे भी पास करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, सिर्फ उसका नाम पास करूंगा। तो होगा ये कि हमारे पास डेकोरेटर फंक्शन के पैरामीटर में कौन सा फंक्शन
ग्रीड का फंक्शन, अगर मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दी तो ग्रीड का फंक्शन यही कॉल हो जाएगा। तो हमने यही कॉल नहीं करना ना, हमने एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन पास करना है। अब वो कहां से कर रहे हैं हम? पैरामीटर से कर रहे हैं। इसको जरा करीब करीब ले आते हैं। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि फ्लो क्या होगा, कौन सा फंक्शन चलेगा। सबसे पहले डेकोरेटर फंक्शन को कॉल किया है तो यही चलेगा। जाहिर सी बात है। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूं? ग्रीड का फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर रहा हूं जो कि मुझे कहां पे रिसीव होगा? यहां पैरामीटर के अंदर रिसीव होगा। फिर मैंने क्या किया यार, देखिए खुद ही पूरी करने लगा। फिर मैंने क्या किया, जल्दबाजी हो गया, रुक नहीं रहा। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन जो मेरे पास पैरामीटर से रिसीव हो रहा है उसको मैंने कॉल करा दिया। तो इस वाले केस में जो फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने कॉल कराया है राउंड ब्रैकेट के साथ, ये बेसिकली किसको कॉल करेगा? कमेंट करो यहाँ पे, किसको कॉल कर रहा है? ग्रीड को कॉल कर रहा है, ग्रीड के फंक्शन को कॉल कर रहा है। कैसे? डेकोरेटर का फंक्शन है, डेकोरेटर के फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने क्या पास किया? ग्रीड का फंक्शन पास किया। ग्रीड का फंक्शन जैसे ही पास किया तो हमारे पास पैरामीटर में मिला, उसी पैरामीटर को हमने कॉल करा दिया। जब हमने उस पैरामीटर को कॉल कराया तो हमारा जो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है इस वाले केस में? ग्रीड का ही फंक्शन कॉल हो रहा है। दो यहाँ पे चेंजेस करता हूं ताकि मैं सवाल कर सकूं। प्रिंट बिफोर हेलो वर्ड और आफ्टर हेलो। ठीक है, अब क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले डेकोरेटर फंक्शन कॉल होगा, उसके पैरामीटर में ग्रीड का फंक्शन पास करेंगे। डेकोरेटर फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज है? एक प्रिंट बिफोर हेलो वर्ड और फिर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर आफ्टर हेलो वर्ड। क्या क्या सीक्वेंस रहेगी? प्रिंट क्या क्या होगा हमारे पास? तो इसको चला के देख लेते हैं। पाइथन add.py एंटर करते हैं तो बिफोर हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारे पास ग्रीड का फंक्शन कॉल हुआ था जो हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा था, उसके बाद आफ्टर हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। इस तरह से हमारे पास डेकोरेटर अभी बनाया नहीं है लेकिन उसकी छोटी सी फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी। तो ये समझना जरूरी है, अगर ये समझ आ गया तो डेकोरेटर भी हम समझ लेंगे। जी सवाल पढ़ लो भाई, को गौर से। दो फंक्शन है, डेकोरेटर फंक्शन डेफ रैपर। रैपर हमारे ये वाला काम जो है ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है डेकोरेटर बनाने के लिए। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा रैपर। ये फंक्शन किसके अंदर है? डेकोरेटर फंक्शन के अंदर है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कोई भी काम करा सकता हूँ, वही जैसा हम करा रहे थे पहले भी, लेकिन अब यहाँ एक्स्ट्रा काम देखिए कि मैंने रैपर फंक्शन ऐड कर दिया। फिर वही चीज करेंगे कि भाई बिफोर हेलो वर्ड प्रिंट कराया, नॉर्मल फंक्शन हमने प्रिंट कराया, एक आफ्टर हेलो वर्ड प्रिंट कराया और लास्ट में हम किसको रिटर्न कर देंगे? रैपर को रिटर्न कर देंगे। बस ये डेकोरेटर के लिए आपने ये चीज याद रखनी है, रैपर का नाम कुछ भी हो सकता है बट रैपर हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको रैप कर रहा है, इसलिए इसका नाम रैपर जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो वही रहा है, लेकिन यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने इसको कॉल करने का तरीका देखा था उसको हम चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीड का फंक्शन जैसे हम कॉल करते थे
उसको वैसे ही कॉल करेंगे, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर हम लगा देंगे डेकोरेटर। भाई भैया हाँ क्या हो गया सर? ये ऊपर जाएगा, ग्रीड के फंक्शन के ऊपर लगेगा। ये ग्रीड का फंक्शन, ग्रीड के फंक्शन के ऊपर जाएगा डेकोरेटर फंक्शन। रिटर्न रैपर डेकोरेटर फंक्शन ग्रीड सिंटैक्स एरर। सर 11 लाइन 7 पे जाएगी। 11 पे क्या? 11 जो लाइन है वो कट करके 7 पे ले जाए। क्यों भाई? सर आपने जो भी कोड दिया था उसमें यही लिखी हुई थी ये। सही चेक कर रहा था, चेक कर रहा था। तो हमने क्या करना होता है, जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसके ऊपर हमने लगाना होता है डेकोरेटर फंक्शन। ये गलती है, ठीक है। अब ये काम जो हम पहले कर रहे थे वो हमारे पास इस तरह से आसान हो गया कि अब हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन से फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन पास करना है। ये वाला काम खुद ही वो कर लेगा। बस हमने क्या करना है, हमने डेकोरेटर फंक्शन सही तरह बनाना है। डेकोरेटर फंक्शन सही तरह बनाने के लिए हमने रैपर एक बनाना है डेकोरेटर फंक्शन के अंदर, एक दूसरा फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम रैपर रखते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर क्या करना है, एक सिंपल प्रिंट है हमारे पास। इस केस में कुछ भी कर सकता है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। तो एक सिंपल प्रिंट करा दिया। ये वाला फंक्शन कौन सा हमारा जो हम कॉल करेंगे, यहाँ इस केस में हम ग्रीड को कॉल कर रहे हैं, तो इस वाले केस में हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा ग्रीड वाला। तो ग्रीड जो भी काम करेगा वो कर लेगा। उसके बाद हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आफ्टर हेलो। मेक श्योर करना है कि भाई हमारा जो रैपर फंक्शन है उसे हम रिटर्न कराएं ताकि हमारा डेकोरेटर सही काम करे। इसको यूज करना बहुत आसान है, डेकोरेटर बनाना है, इसको यूज करना है तो बहुत आसान है। जिस फंक्शन को आपने डेकोरेटर फंक्शन से रैप करना है उस फंक्शन के ऊपर लिख लेना है डेकोरेटर @ के साइन के साथ, यूज करो। तो इस वाले केस में मैं ग्रीड के फंक्शन को सिंपली कॉल कर रहा हूं, कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद से नहीं पास कर रहा हूं। लेट्स सी क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आता है नहीं आता। कंट्रोल J दबाते हैं, पाइथन app.py, तो बिफोर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हुआ ये ग्रीड के फंक्शन के अंदर जो लिखा था। आफ्टर हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हुआ। इस तरह का हमारा फ्लो चल रहा है। फ्लो सारे यहाँ पे डिसाइड हो गए। एक बिफोर हेलो वर्ल्ड का आपका प्रिंट है, ये जो फंक्शन है इस वाले केस में हमारे पास ग्रीड का फंक्शन है, और आफ्टर हेलो वर्ल्ड हमारे पास फंक्शन के बाद अगर आपने कोई काम कराना है तो करा सकते। QAI के अंदर आगे चल के आपको पढ़ोगे, QAI एजेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। उन्होंने डेकोरेटर वाली अप्रोच यूज करी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई आप जब एजेंट बना रहे हो ना तो एजेंट के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हो, तो वो फंक्शंस में आपको एजेंट वाली फंक्शनैलिटी देने के लिए QAI क्या करता है, आपको बने बनाए डेकोरेटर्स देता है। फॉर एग्जांपल एक डेकोरेटर होगा एजेंट। ये डेकोरेटर क्या करेगा, आपके नॉर्मल फंक्शन को एजेंट बना देगा। अच्छा, ये जो डेकोरेटर है ये QAI आपको देगा होगा, तो ऐसे आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बनाना सीखा है, लेकिन QAI आपको क्या करेगा, बने बनाए डेकोरेटर्स देगा। बैकग्राउंड में वो यही काम करेगा, आपके फंक्शन को उठाएगा, डेकोरेटर फंक्शन को उठाएगा और आपके फंक्शन को रैप कर देगा डेकोरेटर फंक्शन से। तो पहले डेकोरेटर फंक्शन चलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आपका जो मेन फंक्शन है वो चलेगा। तो ये वाला वो QAI ने एजेंट बनाएगा जिसके अंदर जाएगा और भी चीजें ऐड करनी होंगी, बट जो है एक सिंपल एग्जांपल मैंने अपना डेकोरेटर बनाना है तो ये तरीका होगा कि जो भी काम आपको अपने फंक्शन से कॉल करने से पहले कराना है उसके ऊपर कर दो, जो काम बाद में कराना है अगर कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं कराना बाद में कोई काम, मैं हटा दूंगा इसे,
तो इस तरह से हमारे पास डेकोरेटर काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा डेकोरेटर हमारे पास ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे चेक एडमिन। तो ये एक डेकोरेटर है जो क्या करेगा, चेक करेगा हर बार कि जो भी हमारा यूजर है वो एडमिन है या नहीं। तो यहाँ पे यकीनन कुछ ना कुछ फंक्शन को कॉल कराने से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे कोड होगा जो कि चेक कर रहा होगा, चेकिंग इफ यूजर इज एडमिन। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रिंट देखा है, यहाँ पे और भी कोड हो सकता है यहाँ पासवर्ड मांगे, यहाँ पे पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताने के बाद ही ये फंक्शन चलेगा। मतलब डेकोरेटर में बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी सवाल रैपर फंक्शन और सवाल कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ग्रीट का फंक्शन कॉल करेगा। तो ग्रीट क्या चीज प्रिंट करा है, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमारे पास पहले ये वाला प्रिंट चल रहा है, आपके केस में बिफोर वाली चीज लिखी हुई है, और फिर हमारे पास जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो वाला फंक्शन चल रहा है python add.py। तो देखो अच्छा सेव नहीं किया है, सेव कर लेते हैं फिर चलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कोड चला जो कि चेक कर रहा है कि यूजर एडमिन है या नहीं। अगर एडमिन है तो उसके बाद उसने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन था, इस वाले केस में ग्रीट का फंक्शन था, उसे कॉल करा दिया। इसी तरह से एक दफा डेकोरेटर आपने बना दिया ना, वो आप किसी भी फंक्शन में लगा सकते हो। ये हमने ग्रीट का बनाया, उसके बाद आपका कोई और सा फंक्शन हो सकता है, उस पे भी आप ऊपर चेक एडमिन का डेकोरेटर लगा सकते हैं। तो जब भी आप ग्रीट के फंक्शन को कॉल करोगे तो डायरेक्ट ग्रीट का फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये चेक एडमिन के डेकोरेटर के थ्रू चलेगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है ना ऊपर डेकोरेटर। ग्रीट का फंक्शन जब आप कॉल कर रहे हो तो ये हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट होगा, बल्कि कहाँ लेके जा रहा है मुझे लेके जा रहा है डेकोरेटर फंक्शन के अंदर। या हमारे पास हेडर है, उसके अंदर प्रिंट हुआ हुआ है, और प्रिंट के बाद हमने अपने ग्रीट के फंक्शन को यहाँ कॉल करना है। ठीक है, तो भाई ये हमारा कोड है डेकोरेटर्स का सिंपल सा। आगे चल के एआई के अंदर भी आप लोग और एडवांस एग्जांपल भी करेंगे। कितने लोगों ने वेब डेवलपमेंट करी है? तो आप लोगों ने अच्छा, उसके अलावा किसी ने HTML CSS से नहीं करी भी है सर। मतलब नेक्स्ट जिनको आती है उन्होंने तो नेक्स्ट पे करी होगी, लेकिन जिनको नेक्स्ट नहीं आती उन्होंने किसी ने HTML CSS यूज करे। नेक्स्ट आती है ना, वैसे उनकी बात करो जिनको नेक्स्ट नहीं आती और HTML CSS से यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 एंट्रीज में वेबसाइट्स क्या होती हैं, जैसे कर्सर ने अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट हर कंपनी के लिए जरूरी होती है, ताकि जो है कोई भी इंटरनेट पे सर्च करे तो वेबसाइट में उस कंपनी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो कर्सर जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट को बनाने के मुख्तलिफ तरीके, सबसे जो बेसिक तरीका है वो क्या है, HTML CSS, 2 लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। HTML यूज होता है ये जैसे वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, इसको ऐड करते हैं, सिंपल टेक्स्ट। या इमेजेस भी आप कह सकते हो, ये देखो शॉपिफाई की एक इमेज है तो ये भी HTML से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ये पूरी एक गिफ है तो गिफ भी आप HTML से ऐड कर सकते हो। लेकिन इस वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए कलर्स ऐड करना है और स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए यूज होती है CSS। तो क्या हम HTML CSS पढ़े या कोई ऐसा तरीका
स्ट्रीमलाइट यूज करते हैं। देखिए वेबसाइट जब आप अच्छी किसी कंपनी के लिए बनाओगे तो नेक्स्ट.js पे बनाओगे। जिनको नहीं आती आगे चल के हम किसी क्वार्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट.js। फिलहाल हम जो है अच्छा स्ट्रीमलाइट भी यूज होता है। स्ट्रीमलाइट इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग एक जल्दी से प्रोटोटाइप बना सकें। फॉर एग्जांपल मुझे एक चैटबॉट बनाना है, मैं नेक्स्ट.js जिनको आती है उनसे मैं बोला मैं चैटबॉट बनाऊं, कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्टाइलिंग के साथ सब चीजें करने के बाद 3-4 घंटे तो लगेंगे कम से कम। यस सर। 3-4 घंटे में आपने चैटबॉट लगाया बनाया। अब यही काम मैं बोलूँगा स्ट्रीमलाइट से करो, ये मैं कम से कम बनाया। जो जिनको नेक्स्ट हल्की आती है उसको एक दिन भी लग सकता है। तो अब यही काम है। अब क्लाइंट बोल रहा है भाई डेमो दिखाओ मुझे, तो डेमो कैसे दिखाऊं? नेक्स्ट.js की वेबसाइट बनाओ नहीं, स्ट्रीमलाइट हमें ऑफर करता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट का प्रोटोटाइप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट के अंदर मैं चाह रहा हूँ किसी क्लाइंट को शो करा, टर्मिनल पे तो नहीं शो करा सकता ना, वो तो डेवलपर्स को शो करा तो टर्मिनल पे करा सकते, लेकिन क्लाइंट को शो कराना है तो एक अच्छा इंटरफेस देना होगा, अच्छा यूआई देना होगा। तो उसके लिए हमारे पास आता है स्ट्रीमलाइट। स्ट्रीमलाइट यूज होता है आपको एक प्रोटोटाइप एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल भाई मुझे जल्दी से एप्लीकेशन बनानी चैटबॉट की, तो स्ट्रीमलाइट के अंदर आपके पास बनी बनाई चीज़ें होती हैं जिसको मैं यूज करते हुए एक अच्छी वेबसाइट प्रोटोटाइप के तौर पे बना सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइट LSD ये कुछ कोड लिख रहा है और इतने से कोड से इसने एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाई। तो इसमें चैटबॉट भी बड़ी आराम से बन सकता है अगर यहाँ चैटबॉट की एग्जांपल हो। तो स्ट्रीमलाइट हम यूज करेंगे UI के लिए, क्योंकि अभी तो आप पाइथन डेवलपर ही हो और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। तो पाइथन में रहते हुए हम कोशिश करते हैं कि एक वेबसाइट बनाएं जिससे जो है जिससे हम चैटबॉट वगैरह और एजेंट वगैरह से इंटरेक्शन कर सकें आगे चलकर। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइट को पढ़ने के लिए हमारे पास अच्छा एक काम करते हैं, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। डेकोरेटर्स वाला हम मूव कर रहे हैं उसकी तरफ, स्ट्रीमलाइट की तरफ। क्या बोलूँ, लैंड मॉडल AI पाइथन खोल देते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक स्टेप बनाया गया है सर दिया ने, वो है UI स्ट्रीमलाइट, इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद हमारे पास हम चलते हैं, हेलो वर्ल्ड में क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। अच्छा स्ट्रीमलाइट अगर आपने यूज करना है तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट। मैं आता हूँ यहाँ पे, पिप इंस्टॉल क्या करता है, आपके पास पैकेज इंस्टॉल करता है। मैंने किया पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट, यूबी भी हम करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा बना लेते हैं स्ट्रीमलाइट का, यूबी से भी कर सकते हैं। तो मैं ये स्ट्रीमलाइट क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली अपने पास इंस्टॉल कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में स्ट्रीमलाइट का वर्जन चेंज करूँगा तो वो सारे प्रोजेक्ट्स में चेंज होगा। यहाँ यूबी अभी नहीं यूज कर रहे, छोटा सा डेमो बनाना है ना, तो इसलिए हमने सिंपल करके इसको देखा है। यूबी भी ऐड कर लेंगे इसी प्रोजेक्ट में। तो कैसे ऐड किया, सबसे पहले इंस्टॉल करना है आपने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट। मेरे पास हुआ था इसलिए जल्दी हो गया। उसके बाद ये क्या है भाई, ये वाली आप कमांड चलाओ जिससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रीमलाइट का प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे वापस,
यहाँ लिखता हूँ स्ट्रीमलेट डॉट ओ स्ट्रीमलेट रन। मेरी फाइल का नाम क्या है? पहले रन आएगा सर। स्ट्रीमलेट रन app.py ये मेरी फाइल का नाम। अच्छा मैंने अपनी फाइल के अंदर स्ट्रीमलेट से रिलेटेड कोई काम किया नहीं है, देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा नहीं वैसे। चला के देखते हैं, एंटर किया मैंने स्ट्रीमलेट रन app.py, ये अलाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, भाई इसको अलाउ कर देना, कुछ नहीं होगा आपके कंप्यूटर को। तो पाइथन को मैंने अलाउ कर दिया। अच्छा तो मेरी एक वेबसाइट खुल गई जो कि क्या है, खाली। तो भरने के लिए क्या करूँ? भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलेट का कुछ कोड लिख सकते हैं, जो कि अभी मैं रिपॉजिटरी से ही आपको सिखाऊंगा। बट एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, डेकोरेटर वाले कोड कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आके मैं एक स्ट्रीमलेट का कोड लिखता हूँ, जिसके अंदर मुझे लिखना होगा इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी। ये एज एसटी का क्या मतलब है? टाइप कि मैं स्ट्रीमलेट का एक मैंने छोटा नाम रख दिया एसटी, ताकि वो एसटी करके हम उसे यूज करें। कुछ भी रख सकते हैं, नाम एज करके नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर मैंने लिखा st डॉट टाइटल हेलो वर्ल्ड। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइटल ऐड कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास हेलो वर्ल्ड का टाइटल प्रिंट हो गया। नोट करें कि भाई इसकी स्टाइलिंग खुदी हुई है, वरना अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करो तो उसमें हेलो वर्ल्ड की स्टाइल की जो टाइटल है उसको स्टाइल करना पड़ता है, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा करना पड़ता है, इसे बोल्ड करना पड़ता है। यहाँ भाई इसने बनाया दिया हुआ है, तो इसके हमारे पास हो गया। तो स्ट्रीमलेट हमारे पास यूज होता है सिंपल वेबसाइट्स बनाने के लिए, जिसमें आप जैसे एजेंट वगैरह की अगर आपने बनाना है तो उस एजेंट की अगर आपने वेबसाइट बनानी है पाइथन में तो आप बना सकते हो स्ट्रीमलेट को यूज करके। पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट रख सकते हो, डमी सिंपल ऐप यूजिंग स्ट्रीमलेट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट मैंने ऐड किया है। वापस आऊंगा अपने ब्राउजर पे, ब्राउजर को मैंने रिफ्रेश करना होगा, लेकिन जो है हाँ रिफ्रेश करना, अच्छा नहीं चल रहा भाई, क्या हुआ मतलब? सर इंपोर्ट में एरर है भाई मैंने बंद कर दिया था, तो वापस मैं चला देता हूँ स्ट्रीमलेट रन app.py। वो इंस्टॉलेशन के स्टेप बताते हैं, मैंने इसे डन कर दिया, वापस चला दिया, कोई मसला नहीं है, वापस चल गया। और इस बार हेलो वर्ल्ड और एक पैराग्राफ भी हमारे साथ प्रिंट हो गया। तो स्ट्रीमलेट को हम यूज करते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं। सवाल? कौन सवाल करेंगे इस अंदर? जी कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है? पिप इंस्टॉल करते वक्त पिप इंस्टॉल कोलैब में लगता है। कॉलम कोलैब में हमारे पास टर्मिनल में होता है, हम वो जो सेल होता है उसी में चलाना चाह रहे होते हैं, तो हम डायरेक्ट पिप इंस्टॉल करके नहीं चला सकते, हमें एक्सक्लेमेशन नाम लगाना होता है, जिससे कोलैब समझ जाता है कि भाई यहाँ पे हम टर्मिनल वाली कमांड चलाना चाह रहे हैं। जी टर्मिनल खोल के ना स्ट्रीमलेट की कोई भी एप्लीकेशन रन करनी होती है ना, पहले लिखता है स्ट्रीमलेट और और फिर फाइंड यानी एल्को खुद ही ब्राउज़र पर होना चाहिए, लेकिन काम किया हुआ होगा टाइटल बन जाएगा और राइट पैराग्राफ में आ जाएगा। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं।
पास क्लियर नहीं है। डॉट पाइथन का लिखा है टाइटल टाइटल सर डॉट टाइटल हाँ नहीं, डॉट राइट जो है वो सिंपल छोटा टेक्स्ट लिख रहा है, डॉट टाइटल जो है वो बड़ा टेक्स्ट लिख रहा है टाइटल की शक्ल में। डॉट हेडर हाँ, तो वो भी तकरीबन सेम ही होगा, लगा के देख लेते हैं। अब मुझे याद नहीं है कि हेडर होते क्या होता है, कि सारे जो है वो देख लेंगे। हेडर को देख लेते हैं, हेडर वर्ड लिखते हैं, यहाँ चलाते हैं, तो हेडर और टाइटल में साइज का डिफरेंस है। तो अभी हम सारे देखेंगे अपनी रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, और एक चैटबॉट बनाएंगे। जेमिनी से कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन चैटबॉट का यूआई बना लेंगे, स्ट्रीमलाइट को यूज करते हुए। अच्छा जी, तो मैं आता हूँ अपने स्ट्रीमलाइट वाले, इसको ना मैं खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट 8501 पे खुलता है, खुद ही खुल जाता है। अगर नहीं खुलता तो लोकल होस्ट 8501 आप जो है अपने ब्राउजर पे लिखोगे तो खुल जाएगा। तो ये मैंने खोला, तो ये मेरे क्रोम पे अब खुल गया, पहले एज पे खुल रहा था। अच्छा जी, मैं आता हूँ अपनी रिपोजिटरी के अंदर। ये स्टेप कहाँ से निकाला मैंने, ये वाला नहीं, सॉरी, स्ट्रीमलाइट अगर आपने पढ़नी है बड़ी डिटेल में, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। कहाँ पे, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन वाला स्टेप है, उसके अंदर आके यूआई स्ट्रीमलाइट, उसके अंदर आके आपके पास सारे स्टेप्स हैं। हमने अभी हेलो वर्ल्ड करके देखा, सिंपल प्रोजेक्ट बना के देखा। अब हम जाते हैं बेसिक्स वाले स्टेप के अंदर। अब बेसिक्स वाले स्टेप के अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। कितने लोगों के पास अभी स्ट्रीमलाइट चल रहा है, ठीक है, ये चैलेंज भी दूंगा आप लोगों को, जो कि होगा जब होगा तब बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीमलाइट के बने बनाए कितनी चीजें, एक टाइटल वाले लेवल में देखा, एक बड़ी हेडिंग वाला हेडर का देखा भाई, कोई एक हेडिंग नहीं है लेकिन थोड़ी छोटी है टाइटल के मुकाबले में। सब हेडर क्या होगा, ये और छोटा होगा। टेक्स्ट भी बिल्कुल एक पैराग्राफ की तरह होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा। मार्कडाउन, मार्कडाउन क्या होता है भाई, एक फॉर्मेट है आपके पास मार्कडाउन, जो कि आपकी हेल्प करता है टेक्स्ट को लिखने में। ये आप व्हाट्सएप पे भी यूज करते हो। व्हाट्सएप पे अगर आपको मैं बोलूं कि मैसेज जो है, मैसेज लिखो, उसको बोल्ड कर दो, कैसे करता है, स्टार का साइन लगाता है तो बोल्ड हो जाता है, टेक्स्ट जो हमारा बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से मैं चाहता हूं बुलेट पॉइंट्स हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, डैश का साइन लगाते हो तो वो बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो मार्कडाउन आपके पास एक फॉर्मेट है जो कि यूज होता है हेडिंग्स लगाने के लिए, टेक्स्ट लगाने के लिए, उसके अलावा लिंक्स लगाने उसके लिए भी यूज होता है, इमेजेस लगाने उसके लिए भी यूज होता है। तो ये आपको नॉर्मली कहाँ में मिलता है, गिटहब के अंदर। ये जो रीडमी फाइल लिखी हुई है, ये सारी आप समझ लोगे ऐसे टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं लिखी है, बल्कि इसके पीछे पूरी मार्कडाउन लिखी है। अगर मैं एडिट के बटन में जाऊँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा ये जो अच्छी सी हेडिंग्स लिखी हुई थी, ये असल में किस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, अगर मुझे बड़ी हेडिंग लिखनी है मार्कडाउन के अंदर, तो मैं किससे लिखूंगा, एक हैश का साइन लगाऊंगा। अगर मुझे उससे छोटी हेडिंग लिखनी है तो दो हैश का साइन लगाऊंगा। अगर मुझे और छोटी हेडिंग लिखनी है, तीन हैश का साइन, और छोटी चार हैश का साइन, पांच हैश का साइन। तो इस तरह से हमारे पास मार्कडाउन में फॉर्मेट होता है। अगर आपने सिंपल पैराग्राफ लिखना है तो ऐसे लिख दो, अगर आपने हेडिंग भी लिखनी, बुलेट पॉइंट भी लगाना है,
उसका भी तरीका है, मार्कडाउन फॉर्मेट है, जो कि आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा कहीं ना कहीं, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मार्कडाउन बनाने हैं तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ, readme.md, ये आपकी हेल्प करता है मार्कडाउन बनाने में। तो इस वेबसाइट में मैं गया, मेक रीडमी, तो इसका नाम है makereadme.com, makereadme.com। तो इस वेबसाइट में जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ जो है आप मार्कडाउन लिखते जाते हैं, बराबर में आपको प्रीव्यू के तौर पे नजर आ रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक हैश के साथ फुल बार लिखा, 2 हैश लगा देता हूँ, ये हमारी हेडिंग छोटी हो गई, 3 हैश लगा देता हूँ और छोटी हो गई, 4 हैश लगा देता हूँ छोटी हो गई, बस एक हाथ तक ही होती है, ऐसे कि 10-15 लगा के छोटा सा हो गया। तो यहाँ पे लगा 6 लगते हैं बस, तो सबसे बड़ा हैश करना तो एक हैश लगेगा। इसी तरह से इंस्टॉलेशन को भी बड़ा करना है, एक हैश लगा। कोड लिखना है अगर आपने, क्या लिखना है, 3 बैकटिक शुरू में लगाना है, किस लैंग्वेज में कोड लिखना है, जैसे हमने पाइथन में लिखा है उसका नाम लिख दिया, और लास्ट में आपने 3 हैश और 3 बैकटिक्स और लगा दिया। तो ये आपका कुछ इस तरह का मार्कडाउन बनता है। तो मार्कडाउन का ये कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रीफली आपको बता दिया मैंने, ताकि जो है आपको मार्कडाउन के बारे में पता हो। ओके, वापस आते हैं अपने स्टेप के अंदर। तो ये मार्कडाउन में बता रहा है कि भाई अगर आप स्ट्रीमलेट में मार्कडाउन चलाने हैं तो क्या करो, st.markdown करो, मार्कडाउन चल जाएगा। तो इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, अपने टेक्स्ट में आके चला के भी देख लेते हैं, राइट वाले को कमेंट कर देते हैं, मार्कडाउन वाले को चलाते हैं। तो क्या चीज प्रिंट होगी, हेलो वर्ल्ड के साथ दिस इज अ मार्कडाउन। मार्कडाउन फॉर्मेट में चीज प्रिंट होगी। काम करते हैं, कुछ लिखा लिखा है मार्कडाउन है, इसको कॉपी कर लें, देखते हैं क्या होता है। लास्ट में देखिए लिंक भी ऐड हुआ है, MIT लाइसेंस। पूरे मार्कडाउन को मैं इस डबल कोटेशन के अंदर डाल देता हूं। अच्छा, क्योंकि मल्टीपल लाइनों में आ गया तो मल्टीपल लाइन में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, डॉग स्ट्रिंग लगा होता है, 3 कोटेशन के साथ आता है। तो लास्ट में भी बन गया ये रहा। तो यहाँ लास्ट में भी हमारे पास 3 कोटेशन के साइन है। तो पूरा मार्कडाउन मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, देखते हैं काम करता है नहीं करता। तो हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करना पड़ता है दफा स्ट्रीमलेट के अंदर। तो आप देखें पूरा मार्कडाउन जो है वेबसाइट की शक्ल पे आ गया है। तो मतलब स्ट्रीमलेट के अंदर आप मार्कडाउन वगैरह भी लिख सकते हैं। ये नॉर्मली हमारे पास ब्लॉग्स लिखने के लिए यूज होता है, ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। वो बताऊंगा, उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना होगा। इमेज अगर हमने लगानी है तो उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जो कि इसी एग्जाम्पल में आ गया जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो मार्कडाउन ऐड करना है, st.markdown। st.success क्या करेगा, चला के देखते हैं सिर्फ, नहीं करता ना, सक्सेस चला के देखते हैं। आते हैं अपने टर्मिनल पे और वेबसाइट पे, रिफ्रेश किया मैंने तो देखें हेलो वर्ल्ड के साथ सक्सेस का एक अच्छा सा UI प्रिंट हो गया। यही चीज अगर मैं बोलूँ CSS पे बनानी है तो आपको तकरीबन 15-16 लाइनों का कोड लिखना होगा। यहाँ पे भैया आराम से पैडिंग की स्टाइलिंग होगी, कलर सेट करना होता है। स्ट्रीमलेट क्या कर रहा है, स्ट्रीमलेट आपको बनी बनाई चीजें दे रहा है, बस आपको उसे यूज करना है। इसी तरह से st.error क्या करेगा, एरर का एक शो कर देगा। इसी तरह से नीचे आते हैं st वार्निंग। वार्निंग का हमारे पास एक येलो कलर का है, और क्या भाई, और क्या भाई, इन्फो का क्या दे रहे हैं, इन्फो का ब्लू कलर का है। तो इस तरह से आप जो है इनको यूटिलाइज
करते हैं। कुछ नहीं करना है, एसटी डॉट सक्सेस के अंदर जो भी मैसेज प्रिंट कराना है वो आप पास कर दो। इसी तरह से एरर का भी है, वार्निंग का भी है, इनको का भी है। स्टाइलिंग क्या भी कर रहा होगा, स्ट्रीम रीड की अच्छी बात है। अच्छा जी, आते हैं वापस यहाँ पे। तो ये बताया गया है, वार्निंग का भी बताया गया है, एरर का भी बताया गया है। ये कमेंट की गलती है यहाँ पे। अगर आपने कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी हो, जैसे जीरो डिवीजन एरर अगर आपने शो कराना हो तो वो कैसे कराएंगे, st डॉट एक्सेप्शन। तो जीरो ट्राई कैच वाली चीज पड़ेगी ना, यहाँ क्या हो रहा है, हम इंटेंशनली जानबूझ के एरर जनरेट करा रहे हैं ताकि जो है उसको हम चेक कर सके कैसे हैंडल कर सकते हैं स्ट्रीम रीड के अंदर। तो वापस आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई जीरो डिवीजन एरर एक जनरेट करो और उसे किस वेरिएबल में स्टोर करो, ext नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। फिर मैंने किया st.exception और यहाँ ext पास करते हैं। सेव करते हैं, चला के देखते हैं, स्ट्रीमलाइट के अंदर चला के देखते हैं, काम किया ऐप के अंदर चला के देखा तो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से एरर की तरह शो हो, जो कि अच्छा है करना तो हमारे पास, इसको भी हमें बनाना है। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइट को यूज करते हुए हम जो है पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इमेजेस के लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना होगा, तकिया पिलो नाम है, पिप इंस्टॉल पिलो, PILL। इस पैकेज को यूज करते हुए आप जो है इमेजेस भी शो करा सकते हैं। तो आपका भी टास्क ये है कि भाई आप में से स्ट्रीमलाइट अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया, इसके और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन से आपको मिल जाएंगे। तो आप इनको यूज करके एक वेबसाइट बनाते हैं। जिसने सबसे अच्छी वेबसाइट बनाई उसको हमने बुला के देखेंगे कि क्या बनेगा। कोई भी वेबसाइट फ्री हैंड अपनी वेबसाइट बनाओ। आप सोचो भाई मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, रिश्ते वाले आएगा वो पूछ रहे हैं कि भाई अपने बारे में बड़ी बनाई चीज़ें यूज करिए, अपनी लॉजिक लगा के जो है UI स्ट्रीमलाइट है, लॉजिक वगैरह अपनी लगाए। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने ये बनाया, पता है कि क्या बनाया, अपने बारे में पहले पता है भाई। मेरा नाम सैयद हुआ रही है और फिलहाल ये एंड्रॉइड ये मैंने फाइल रीडर ऐप बनाया। सबसे पहले तो इसको एनिमेट करना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर CSS यूज करिए और पिक्चर लगाइए और ये कोई भी फाइल का फॉर्मेट हो वो रीड करके देगा। पहले तो फाइल की डिटेल्स देगा, उसके बाद जो भी फाइल आपने ड्रॉप करी होगी उसका पूरी रीड देगा। अब इसका कोई से भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, फाइल अपलोड करके तो दिखाइए आपने क्या खुद है फाइल अपलोड ऊपर करें। ये फाइल अपलोड वाला जो ये हुआ है जो ये स्ट्रीमलाइट देता है या जो है आपका खुद ही बनाना होता है। स्ट्रीमलाइट का बना हुआ है, आप जो है इजीली फाइल अपलोड वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे और लॉजिक लगा सकते हैं, फाइल की डिटेल दिखा के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होम का पेज है, अबाउट के पेज में कंटेंट्स का पेज बनाया है। ये मुझे पहले इंस्टॉल करानी होगी और अपने फोल्डर के अंदर app.py के बराबर में रखनी होगी। तो मैं आपको स्ट्रीमलाइट की ही इमेज उठा लेता हूं, ये रहा इसका ताज, बल्कि यहाँ गूगल से उठा लेता हूं, स्ट्रीमलाइट लोगो PNG। तो इमेजेस कहाँ पे हैं, ये हमारे स्ट्रीमलाइट का लोगो है। इसको मैं डायरेक्ट उठा के कोशिश करता हूँ यहाँ पर आ जाए, नहीं आ रहा। तो यहाँ से उठा के हमें पहले डेस्कटॉप पे भेजना है, डेस्कटॉप से उठा के कर्सर अब आ जाओ, आ गया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ streamlit.png। उसके बाद आते हैं यहाँ पे streamlit.png के अंदर
सेव करते हैं, नाम यही है ना streamlit.png, हाँ यही है। अब में आते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, एप्लीकेशन के अंदर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ, एप्लीकेशन बंद कर दी थी, तो उसको वापस खोल लेता हूं। स्ट्रीमलेट रन app.py, इसको मैं चलाऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे खुल जाएगी इमेजेस। कहाँ गई, इमेज कहाँ गई, इमेज नहीं आ गई। क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने इमेज को शो नहीं करवाया। तो इमेज शो करवाने के लिए हमारे पास आएगा यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्प्ले कराने के लिए आप इस तरह से कराते हैं st इमेज का वेरिएबल आप पास करेंगे, उसकी विड्थ बताएंगे और ये शो हो जाएगा। तो ये इमेज का कोड है जिसको यूज सबसे पहले आपको क्या करना है, पिलो को इंस्टॉल करना है। पिलो पिन इंस्टॉल पिलो को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको इंपोर्ट कराना है इस तरह से pil पिलो ही है। उसके बाद image.open का फंक्शन यूज करते हुए इमेज को ओपन कराना है। st.image को हम जो है कॉल करते हुए इमेज को प्रिंट करा देते हैं। तो लेट्स सी, ये रहा, इसको रिफ्रेश करते हैं और आगे भाई तो किस ने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई है, कुछ ना कुछ, ठीक है। करते हैं तो इमेज बड़ी हो जाएगी। अब आते हैं जरा चैटबॉट में, कोई हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे चैटबॉट बनाने में। जी कर लो भाई, हो गया, धन्यवाद। तो वो इमेज की फाइल को ओपन करेगा और शो कराने के लिए st.image यूज होता है। तुम्हारे तो फिर मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं। आज जैसा होगा, एजेंट और चैटबॉट अलग अलग चीज है। मैं आता हूं भाई अपने गिटहब पे, बैक जाते हैं, यहाँ स्पेसिफिकली चैटबॉट के लिए और ट्यूटोरियल भी मौजूद है। जो हमारी रिपोजिटरी है उसके अंदर एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है। अच्छा ये सेशन स्क्रिप्ट वाला भी है, चलो इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो है ये नीचे आता है चैट एड प्रोजेक्ट, ये रहा। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट है, ओपन एआई असिस्टेंट प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसमें इमेजेस भी जनरेट हो सकती है, बिल्ड विद चैटजीपीटी। तो इतने सारे हमारे पास जो है स्टेप्स मौजूद है। हमें कौन से वाले एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना है, चैट एलिमेंट। लेकिन उससे पहले हम सेशन स्टेप को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आगे चैट एलिमेंट्स में काम आएगा। क्या चीज है, एक काम करते हैं, बटन बनाते हैं स्ट्रीमलेट के अंदर, जूम करते हैं, कैसे बनाते हैं बटन, st.button। बटन के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं इंक्रीमेंट। इस बटन का काम क्या होगा, इंक्रीमेंट करना। सेव करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास यूआई के अंदर, रिफ्रेश करते हैं, एक बटन आ गया है इंक्रीमेंट। मैं चाह रहा हूं इसमें जब मैं क्लिक करूं तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म, कुछ काम हो। कैसे करोगे, स्ट्रीमलेट में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आता हूं और इसको करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आसान ऑप्शन ये है कि आप ये जो आपका इंक्रीमेंट का जो बटन बनाया है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा दें। अच्छा, अब ये काम करते हैं बीटीएम को सिर्फ प्रिंट करा दें।
देखते हैं इस BTN के अंदर क्या चीज आ रही है। सेव करते हैं और प्रिंट हमारे पास कहां पे शो होगा बीबी? टर्मिनल पे। टर्मिनल पे ही शो होगा, टर्मिनल पे शो होगा यहां। तो मैं आता हूं यहां पे, रिफ्रेश करते हैं इसे और सबसे पहले देखते हैं अभी टर्मिनल पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया मैंने एक दफा, अब क्या आ रहा है? आ गया, या तो है पहले आता फॉल्स, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश किया तो सबसे पहले आपके पास क्या आया? फॉल्स। मतलब मैं जो है बटन को जब प्रिंट करा रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आ रहा है उसको अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा खुद ही, यहां पर आ जाएगा, ये रहा ट्रू आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है स्ट्रीमलेट ने आपको एक फंक्शनैलिटी दी है जिसको यूज करते हुए आप बटन क्लिक करने पे कोई काम करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको बताया कि बटन का अगर कोई क्लिक नहीं करता तो बटन की वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है। अगर कोई क्लिक कर देता है तो क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। तो हमने ट्रू पे कोई काम करवाना है तो कैसे लिखेंगे उसे? पाइथन है नॉर्मल if BTN नाम है ना वेरिएबल का, तो BTN अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा, BTN अगर ट्रू है मतलब बटन पे अगर किसी ने क्लिक कर दिया है तो उस केस में हम करते हैं st.write और राइट के अंदर हम लिख देते हैं बटन क्लिक, सेव करते हैं, आते हैं भाई अपने यहां पर वापस, रिफ्रेश करते हैं एक दफा, इंक्रीमेंट का मैं क्लिक करूंगा क्या शो होगा? बटन क्लिक का मैसेज। दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा? हाइड हो जाएगा? नहीं, अब वो शो ही रहेगा। हाइड कर देंगे दूसरा बटन हो जाएगा। कोड दिखा रहा हूं वापस, मैंने आपको कहा बटन के लिए आपने st.button लिखना है। क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए स्ट्रीमलेट ने कहा है कि भाई आप बटन जो भी आप बना रहे हो उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो जी। एल्स के अंदर आप चाह रहे हो भाई एल्स के अंदर कुछ प्रिंट कराना तो वो करा सकते हो, बटन नॉट क्लिक जस्ट में कराओ। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा पहले लिखा है बटन नॉट क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पे तो लिखा है बटन क्लिक। तो अगेन इन्होंने लॉजिक किस तरह से रखी है उसे समझो कि बटन आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स, इन्होंने फॉल्स किया, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो ट्रू हो जाता है। ये ट्रू फॉल्स वाली चीज इन्होंने इसलिए रखी है ताकि आप बटन क्लिक पे कोई काम करा सको। अगर बटन क्लिक नहीं होगा तो उस केस में कुछ और काम करा सकते हो, बटन नॉट अलाउड करके कुछ, बटन नॉट क्लिक करके कुछ प्रिंट करा सकते हो। तो असल चीज है इस बटन का जो वेरिएबल है ना इसके अंदर दो ही चीजें आ रही है, ट्रू या फॉल्स। सवाल? इसको दूर नहीं है। हाँ, कहाँ बैठ गए? लाइन नंबर 20 में सवाल यहाँ पर देखने क्या कर रहे हैं? देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं जी। एक पहले देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है। बटन नॉट क्लिक और यहाँ लिखा हुआ है 0 टाइम्स, मतलब 0 टाइम्स क्लिक नहीं होगा। तो अजीब सा मैसेज लिखा है बट मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? बटन क्लिक 1 टाइम्स। दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा?
2 टाइम 2 टाइम क्लिक कर रहा हूँ मैं, नहीं प्लस हो रहा। 1 नहीं हुआ ना सर। क्या मसला हो रहा है? काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा क्या सर? क्या करूँ यहाँ पर आके मैं प्लस टू करूँ, मैं प्लस फोर तो गलत हो जाएगा। लूप का लगा दो। लूप अभी मसला क्या हो रहा है? ये इंक्रीमेंट एक दफा ही हो रहा है, ये आगे भी होना लूप लूप जी। ये प्लस इक्वल्स का साइन लगा हुआ है, एक बार कंडीशन चली ट्रू। तो प्लस इक्वल्स का मतलब जो भी हमारा एग्जिस्टिंग काउंट है, जो भी जीरो था, उसमें हम एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। प्लस इक्वल्स का मतलब एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। प्लस इक्वल्स टू 1 यहाँ 2 का मतलब 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 4 का मतलब मैंने कहा मैं जितनी दफा क्लिक कर रहा हूँ ना इंक्रीमेंट में, उतनी दफा ये इफ तो चल रहा है। इफ के अंदर मैंने बोला भाई काउंट जो है उसमें प्लस 1 कर दो, तो ये हर बार जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये वन पे अटका है। लूप बाय लूप स्क्रीन क्लिक के अंदर ये मसला है कि जब आप इसको क्लिक करते हो आपका कोड शुरू से चलना स्टार्ट होता है। तो हमारा काउंट क्या था शुरू में? 0। हमने क्लिक किया, काउंट क्या हो गया? 1 हो गया, और फिर उस 1 काउंट को हमने प्रिंट भी करा दिया। अब मैंने जब दोबारा क्लिक किया तो फिर कहां से कोड चलना स्टार्ट होगा? शुरू से। शुरू में वो क्या कर रहा है? काउंट को फिर से क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। तो जितनी दफा मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी दफा हमारा काउंट 0 हो रहा है, और जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा उसमें 1 का प्लस हो रहा है। लेकिन वो दो चीजें ना 0 पे मैंने क्लिक करता हूं, ये चीज किसको नहीं समझ आई पूछ लो। मैं कह रहा हूं जब हम बना के सेशन चार्जर मेरा खराब है। और फिलहाल इसको प्रिंट करा के देखते हैं इसके अंदर है क्या। बगैर कुछ करे हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अच्छा वो काउंट कहाँ है? काउंट को वापस ऐड कर देते हैं, काउंट को 0 ही है। फिलहाल हमें ये देखना है कि सेक्शन डॉट स्टेट के अंदर आ जाता है। सेव करते हैं, मैं टर्मिनल खोल लेते हैं। टर्मिनल खोलने के बाद अच्छा वहाँ पे रीलोड भी करना होगा, रीलोड कर लिया, वो एरर आ गया। हाँ वो मैं चेक कर रहा था। तो यहाँ सेक्शन से पहले st डॉट सेशन डॉट ठीक है, इस तरह से लिखेंगे st डॉट सेशन स्टेट, ये पूरा एक वर्ड है। सेव करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, टर्मिनल पे देखते हैं क्या आ रहा है। क्या है? खाली ऑब्जेक्ट, खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे काउंट ऐड करना है। काउंट कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर? सेशन स्टेट जो है स्टेट में आपको एक तरह से आप समझें, उसमें आपको एक स्पेशल ऑब्जेक्ट भी आता है जो कि रीसेट नहीं होगा, वो सेव ही है। तो अगर हम अपने काउंट की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करा दें, जो कि अभी खाली है, इसके अंदर अगर हम सेव करा दें तो हमारी वैल्यू सेव रहेगी। वो कराने का क्या तरीका होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे st डॉट सेशन स्टेट डॉट काउंट इक्वल्स टू 0। तो हमने जो वेरिएबल काउंट का बनाया था, ये वेरिएबल किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो सेव नहीं हो रही है। तो इस वाले काउंट को हम हटा देते हैं। हमने क्या किया? हमने st डॉट सेशन स्टेट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने काउंट ऐड कर दिया। अब हम इससे डील करें।
भी वो पता चल जाएगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद और कहाँ चेंजेस करनी होगी, काउंट का वेरिएबल मैंने हटा दिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, st डॉट सेशन स्टेट डॉट काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। जो भी हमारी सेशन स्टेट है उसके अंदर जो काउंट है उसमें हम एक का एडिशन कर रहे हैं। यहाँ भी चेंज होगा, एल्स को हटा दो, एल्स की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पे काम करते हैं ताकि हम कोड में हमें समझ आए। सेव करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है नहीं आता, आएगा। रिफ्रेश किया मैंने, इंक्रीमेंट का बटन आ गया है, उस पर क्लिक करते हैं, बटन क्लिक 1 टाइम, दोबारा क्लिक करते हैं तो अभी भी नहीं हो रहा, तो अभी भी नहीं हो रहा। राइट, क्या मसला हो गया? हर बार हम क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू को 0 कर रहे हैं हर बार। तो हम कुछ ऐसा कोड यहां लिखते हैं जिससे हमारे काउंट की वैल्यू जो है कंडीशनली ही 0 हो, मतलब ये रहा। ये जो कोड है क्या करता है, अगर हमारे पास हमारी जो सेशन स्टेट है उसके अंदर काउंट ना हो तभी 0 करना है इसकी वैल्यू, मतलब पहली दफा नहीं करना। उसके बाद इसकी वैल्यू 0 नहीं करना। तो इस वाली कोड से फायदा ये होगा कि अब जितनी दफा हम क्लिक करेंगे उतनी दफा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह से इंक्रीमेंट का भी आप बना सकते हो बटन। तो अगेन देख लो, ये है असल लॉजिक। सेशन स्टेट यूज होता है आपके पास डेटा सेव करने के लिए, स्ट्रिंग डेट में डेटा सेव नहीं होता। आप बटन पे क्लिक करोगे डेटा बैक हो जाएगा, फिर से वेरिएबल बनेगा। सेशन स्टेट आपको फीचर देता है कि आपका डेटा सेव रहे। तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, हमने कहा सेशन डॉट st डॉट सेशन स्टेट डॉट काउंट, मतलब हम काउंट की वैल्यू सेट कर रहे हैं। शुरू में हम चाह रहे हैं कि काउंट की वैल्यू क्या हो, 0। और ये इफ के अंदर क्यों लिखा है जी, इफ के अंदर क्यों लिखा है 0 वाली वैल्यू, कंडीशन दी हुई है कि काउंट की जो वैल्यू है वो कब 0 होगी, जब पहली दफा मैसेज चलाएंगे। तो पहली दफा जब हम चलाएंगे तो जाहिर सी बात है सेशन स्टेट के अंदर काउंट तो होगा ही नहीं। जब पहली दफा चलाएंगे तो वो काउंट को सेट कर देगा। जब काउंट को सेट कर देगा तो अब ये एक बार बार नहीं चलेगा। अब सिर्फ हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन क्या करेगा, एक का इंक्रीमेंट करेगा। तो ये सेशन स्टेट जो है इसलिए पढ़ाया मैंने, जब आप चैटबॉट बनाओगे ना, चैटबॉट में होती है कन्वर्सेशन, एक यूजर मैसेज करता है, फिर उसके बाद जो आपका चैट है वो रिस्पॉन्स करता है, फिर यूजर मैसेज करता है, तो ऊपर की कन्वर्सेशन पूरी चल रही होती है। तो वो कन्वर्सेशन कहाँ सेव कराएंगे, उस सेशन स्टेट में सेव कराएंगे पूरी कन्वर्सेशन, ताकि आपको नया। तो उसके लिए मुझे किससे खेलना होगा, बटन वाले वेरिएबल से। ये बटन का वेरिएबल यूज होता है कि आप अगर बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला एक जो है ये सिर्फ तब चलेगा। तो ये वाला एक उसलिए बना है कि जब आप बटन पे क्लिक करें तो ये वाला काम है। ये वाला जो है आपको बहुत अरसे से आपने यूज किया होगा, चैटबॉट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे लगा होता है। क्या होता है, आप बोलते हैं उससे, आप बोलते हैं जैसे या अच्छा उसमें भी एआई बोलती है, तो इसका ये मतलब नहीं वो एजेंट है। अगर स्पेशल पर्पस होता है। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है फ्री नाम से, क्या उसमें दिला चलता यार, है नवे क्लाइंट नहीं मिलते और मिल जाते हैं तो करोड़ों में। यहाँ ये दिया होता है चैटबॉट, अगर अभी तक बताया नहीं होगा।
नंबर लेना है। चलो नीचे आता है सबमिट का रिक्वेस्ट हो जाता है, शायद यहाँ पे चेक कर दिया हो। चैट की सपोर्ट पे क्लिक आ गया चलो। अब इससे मैं कोई भी सवाल कर सकता हूँ, ये हमें जवाब देगा। जैसे मैं बोलता हूँ हाय माय नेम इज अनुराग, तो ये कोई इंसान नहीं है, चैट बॉट ही है। तो ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा मेरा सवाल सुन के। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स करता है। टाइपिंग करता है, हेलो हमजा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, अपवर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसर्न्स। तो ये हमारे पास चैट बॉट है, ये एजेंट नहीं है। कैसे पता? चैट बॉट जो है आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन करता है। मैं इससे सवाल पूछूंगा, ये मुझे जवाब देगा। चैट जीपीटी क्या है? चैट बॉट। जो आप चैट जीपीटी की वेबसाइट खोलते हो ना, वो चैट बॉट है। उसमें एआई रिस्पॉन्स कर रहा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मतलब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखते हो, बदले में ये आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स देता है, बस और कुछ नहीं होता। जबकि एजेंट क्या करता है? आप उससे चैट करते हो, वो एजेंट उस चैट के बेस पे एक्शंस लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैटबॉट बनाया जिस पे मुझे जो है कंप्लेंट करनी है कि भाई मुझे आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कंप्लेंट लिख के मैंने एंटर दबाया। अब चैटबॉट होगा वो बोलेगा भाई सॉरी, आप जो है या आप एक फॉर्म दे देगा, बोलेगा इसमें आप फीडबैक सबमिट कर दें, कि इसमें आप अपना फीडबैक जो भी आप सबमिट कर दें। ये चैटबॉट है। एजेंट क्या करेगा? एजेंट बोलेगा बिल्कुल इंसान की तरह, जैसे कस्टमर सपोर्ट का कॉल करता है, बोलते हो भाई कि भाई मेरी कंप्लेन है, वो बोलते सर आपको क्या कंप्लेन है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी नोट डाउन कर देता हूँ और रेलेवेंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट आपसे पूछेगा सर आपकी क्या कंप्लेन है, आप बताएं। आप कंप्लेन लिखोगे, वो आपकी कंप्लेन को लेगा और उसकी बेस पे एक्शन परफॉर्म करेगा। हो सकता है वो कंप्लेन को स्प्रेडशीट पे ऐड कर दे, हो सकता है उस कंप्लेन को उठाए आपको ईमेल सेंड कर दे भाई उस कस्टमर की ईमेल आईडी, हो सकता है उस कंप्लेन को उठाए और उसका फॉर एग्जांपल डिलीवरी फेल हो गई, तो वो कंप्लेन कर रहा है कस्टमर भाई आपकी मैंने ऑर्डर किया था डिलीवरी फेल हो गई। एजेंट क्या करेगा? उस सिचुएशन को समझेगा और डिलीवर क्यों फेल हुई उसके लिए एक्शन परफॉर्म करेगा। हो सकता है वो डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जाके कॉल करेगा भाई हमारी डिलीवरी क्यों फेल हुई। कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वॉइस चैट भी आप ऐड कर सकते हैं एजेंट करेंगे। मतलब एजेंट क्या करता है? चैटबॉट क्या करता है? सिर्फ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। एजेंट क्या करता है? आपकी बात को सुनता है, समझता है और डिसीजन लेता है कि भाई अब मुझे क्या करना है। कंप्लेंट रजिस्टर करनी है तो वो एक्शन लेगा। तो एजेंट चैटबॉट की एडवांस फॉर्म है। हर चैटबॉट एजेंट नहीं होगा, दोनों अलग चीज़। तो हमने एजेंट बनाना सीखा है। चैटबॉट तो दुनिया में बहुत अरसे से की हो गई। तो हम आते हैं वापस अपने स्ट्रीम लीड की तरफ। स्ट्रीम लीड का हमें एक ही दिन में ट्यूटोरियल खत्म करना है, तो इसलिए हम जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप जो है आगे चल के जब एजेंट बनाओ ना तो उसके लिए जो जो चीज़ें स्ट्रीम लीड में आपको चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। बटन क्लिक वाली चीज़ चाहिए थी, समझा दी। सेशन वाली चीज़ चाहिए होगी, बता दी। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ hp डॉट टेक्स्ट इनपुट नहीं है बल्कि उसका क्या नाम है भूल गया है, कोई बात नहीं। यहाँ से देख लेते हैं हमारी जो रिपोजिटरी थी, इस रिपोजिटरी का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। सेशन के बारे में हमने पढ़ा, ये और डिटेल है, बट सेशन हमने नॉलेज दे दी कि भाई हमारा डेटा को सेव करता है, बार बार रीसेट नहीं करता जैसे वेरिएबल्स करते थे। चैट एलिमेंट्स में मैं आता हूँ। चैट इनपुट का हमारे पास जो है वो कंपोनेंट है, इसमें चलते हैं। ये रहा, क्या होगा यहाँ पे hp.chat इनपुट एक उसने बनाया आपको कंपोनेंट
दिया है चैट जीपीटी जैसा प्रॉम्प्ट लेने के लिए। मैं आता हूँ अपने बोर्ड पे, मैं यहाँ लिखता हूँ चैट इनपुट, एंटर योर प्रॉम्प्ट, एंटर योर प्रॉम्प्ट नाम का मैंने बस ये स्ट्रीमलेट का एक चैट इनपुट नाम का एक कंपोनेंट है वो यूज कर रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो हमारे पास देखें सबसे नीचे क्या आ गया, चैट जीपीटी जैसा आ गया। तो इसमें कोई भी मैसेज मैं लिखूंगा जैसे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, जिन्होंने चैटबॉट बनाया है वो इस तरह का देखिए कितना अच्छा सा सेंड का बटन दिया, तो इसको मैं एंटर करूंगा सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद मैंने कुछ काम नहीं कराया तो वो सेव नहीं होगा। होना क्या चाहिए, मैं सेंड करूंगा तो यहाँ ऊपर मेरा मैसेज आना चाहिए, नीचे एआई का मैसेज आना चाहिए, फिर मैं दोबारा से करूँ फिर मेरा मैसेज आना चाहिए, फिर एआई का मैसेज आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कन्वर्सेशन। इनपुट तो लेना सीख लिया हमने। अच्छा, अगर मुझे इस सेंड पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करानी है तो क्या चीज़ अवेलेबल पड़ेगी, चैट इनपुट नाम का वेरिएबल हमने ऐड किया, तो ये इसके अंदर क्या चीज़ आ रही होगी, ट्रू या फॉल्स, दो चीज़ आ रही होंगी। अगर मैंने इसमें कोई चीज़ एंटर करके सबमिट नहीं करा तो इसमें आ रहा होगा क्या, फॉल्स आ रहा होगा। अगर मैं सबमिट कराऊंगा तो आ रहा होगा ट्रू। तो यहाँ पे ये जो कोड बता रहे हैं यही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चैट इनपुट की जगह पे, हाँ चैट इनपुट की। अच्छा, यहाँ पे चैट इनपुट वाली चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चैट इनपुट के अंदर ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा होता, बल्कि कुछ और चीज आ रही होती है। तो वो चीज मैं काम करता हूँ, वो चीज मैं डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूँ, st.write चैट इनपुट। तो मैंने क्या किया, हमारे पास जो भी प्रॉम्प्ट है वो लेके मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया और वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद उसे राइट कर दिया। लेट्स सी क्या आंसर आता है। ये रही हमारी चैट, इसमें मैं लिखता हूँ हमजा, एंटर। क्या हुआ भाई, हमारा मैसेज ऊपर शो हो गया। दोबारा लिखते हैं अली, क्या होगा, हमजा के नीचे ऐड होगा या हमजा की जगह पे, हमजा की जगह पे अली है। तो मतलब जो भी चीज हम लिख रहे हैं ना यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर, वो चीज हमारे पास स्टोर हो रही है इस वेरिएबल में स्टोर, और उस चीज को हमने प्रिंट करा। तो अब मैं कंडीशन ऐड करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कंडीशन में मैं ऐड करता हूँ कि भाई अगर, बल्कि उसकी भी शायद जरूरत ना पड़े हमें, क्योंकि डायरेक्टली काम कर रहा है। तो पहला काम ये करते हैं, इफ की भी नहीं लगाते, हम डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, अब एक मसला आ रहा है, क्या आ रहा है, नन लिखा, पहली दफा में क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे नन लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं है। बस ये एक मसला है, इसलिए हम इसको हटाने के लिए इफ लगा देते हैं। इफ चैट इनपुट, अगर चैट इनपुट हमारे पास हो तो क्या करो, set.st.write। ये क्या करता है, इफ चैट इनपुट, ये जो कंडीशन मैंने लगाई है क्या कर रही है, ये चेक कर रही है कि इनपुट हमारे पास खाली है या नहीं। अगर खाली है तो क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे, फॉल्स। अगर खाली नहीं है क्या चीज आ जाएगी, ट्रू। इफ चैट इनपुट अगर ट्रू हो और चैट इनपुट खाली ना हो तो हमने कहा कि चैट इनपुट को प्रिंट करो, तो राइट कराओ, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये नन नहीं आना चाहिए, देखो नन नहीं आना, हमारे पास चैट बॉक्स आ रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, एंटर किया मैंने, तो हमारा जो मैसेज है वो राइट हो गया। अगर मैं कोई और मैसेज लिखता हूँ व्हाट इज
मैसेज तो ऐड हो रहा है, लेकिन ये मैसेज यार इतना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक सिंपल सा टेक्स्ट के फॉर्म में लग रहा है, जबकि चैट जीपीटी में क्या होता है, आप मैसेज करते हो तो साइड में एक आइकन बना होता है और फिर वो शो करता है। मैं दिखाता हूँ करके। यहाँ st.write की जगह पे मैं लिख देता हूँ चैट मैसेज। ये मैसेज किसका था? यूजर का था। तो देखो जो मेरा प्रीवियस st.write वाला कोड है वो भी लिखा रहने देता हूँ और इसको कमेंट कर दूँ। पिछले वाले तरीके में मसला ये था कि यहाँ पे बहुत सिंपल था। अब मैंने इसका दूसरा कंपोनेंट यूज किया है st.chatMessage। ये क्या करेगा? अच्छा, साथ में मैंने बता दिया कि ये मैसेज कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है। दूसरा हमारे पास कौन कर सकता है? असिस्टेंट, मतलब एआई जो है आपका वो कर रहा है। फिलहाल हमारे यूजर कर रहा है। डॉट मार्कडाउन आप पास कर सकते हो या राइट भी हम यूज कर सकते हैं, तो राइट यूज कर लेते हैं। तो ये जो कोड मैंने लिखा है ये तो बड़ा कोड हो गया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा दिखा देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम, एंटर। अब देखें हमारा मैसेज कितना खूबसूरत लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे यूजर का आइकन भी बना है, इसलिए हमने वहाँ यूजर लिखा। दोबारा कोड दिखाता हूँ। चैट मैसेज वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास वो मैसेजेस शो कराने के लिए होता है। इसके अंदर हमें बताना होता है कि भाई जिसका मैसेज हमने शो कराना है वो कौन है, यूजर है या असिस्टेंट है। असिस्टेंट मतलब एआई है। और इस पे फिर हमें क्या करना है, यूजर का जो भी मैसेज है वो डॉट राइट करके हमने उसके अंदर प्रिंट करना। इसी तरह से इसी के नीचे मुझे एआई का मैसेज शो कराना है तो सेम चीज लिखूंगा, लेकिन यूजर की जगह पे असिस्टेंट लिखूंगा। और एआई का रिस्पॉन्स देगा, एआई रिस्पॉन्स देगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो अब चला के देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा पूरे भी आएगा, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। रिफ्रेश करते हैं, मैं यहाँ चेक करता हूँ हेलो, एंटर। तो देखें हेलो के बाद एआई का क्या रिस्पॉन्स आया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प। जिन्होंने अभी जैसे अभी यूजर का चैटबॉट बनाया था ना, इस तरह का इंटरफेस रखो ताकि जो है अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो। तो आइकन देख के पता चलता है कि भाई ये हमारे पास यूजर का मैसेज है या सिस्टम का मैसेज। आगे चल के वाला मैसेज कहाँ से आएगा, एआई से आएगा। अब कोड दिखा देता हूँ, ये देखो कोड छोटा सा है बस समझने वाली चीज है। मुश्किल से 6 लाइनों का कोड है और इतना अच्छा चैटबॉट जैसा यूआई बना दिया 6 लाइनों। अब यही चीज हम नेक्स्ट में बनाए तो जो बहुत अच्छा कोड लिखेगा उसको 1 घंटा लगेगा। ट्रीटमेंट लगाओगे, नेक्स्ट बनाओगे, HTML सिस्टम को और टाइम लगेगा। स्ट्रीमलेट आपके पास यूज होता है प्रोटोटाइपिंग के लिए, मतलब चैटबॉट जल्दी से बनाना है। स्ट्रीमलेट राइट करके 6-7 लाइनें लिखी, चैटबॉट जैसी यूआई बन गया। अब आप लोगों ने रमजान आ गया, क्या करते हैं छुट्टियां भाई। चैटबॉट आपके पास है स्ट्रीमलेट का, यूआई बनाना सिखा दिया। कुछ अर्सा पहले मैंने जेमिनी से कम्युनिकेशन भी सिखाई थी। कोलैब वाली अप्रोच को उठाओ और इस वाली चैटबॉट को उठाओ, दोनों को मिलाओ, एक चैटबॉट बनाओ, फिर सबको दिखाओ। चैटबॉट के अंदर स्ट्रीमलेट के अंदर आपके पास क्या क्या यूज होगा, तो ये आपके पास यूआई यूज होगा। उसके अलावा जो सेशन वाली चीज पड़ी थी ना वो भी यूज होगी, क्योंकि कन्वर्सेशन सेव करानी होगी ना, पहले ऊपर वाली कन्वर्सेशन, फिर असिस्टेंट की, फिर आप एक और मैसेज करोगे उसके नीचे एक और आएगा, फिर इस तरह से। तो उसके लिए वो सेशन स्टेट जो भी हमने पढ़ा था वो यूज होगा।
तो बना लोगे? यस सर। ये चैटबॉट जो बनाओगे ना, यही चैटबॉट आपका एजेंट बनाने के काम है। आगे चल के आप लोग QA पढ़ोगे, बड़े काम की चीज़ है। तो खैर, तो हमारे पास जो है एक चीज़ रह गई है, बस इसको गिटहब पे डालना। और हम पिछली दफ़ा भी डाला था ना, इस बार के हम डालेंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। गिटहब डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करते हुए हम अपने इस प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं, गिटहब पे डाल सकते हैं। कट करके दोबारा गिटहब की रिकॉर्डिंग क्या क्या क्रूएआई से शॉपिंग सही है। बोर्ड बनाना था। मैंने क्रूएआई से नहीं बनाया। ड्रैग एंड ड्रॉप से, ड्रैग एंड ड्रॉप की अलावा नहीं आती? कमांड वाली आती है सर। आपके पास गिटहब पे डालने के डिफरेंट तरीके हैं। गिटहब का इसलिए डालता ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं ना। अब मैंने इतना सारा कोड लिखा है, किसी को भी याद नहीं होगा, मुझे नहीं याद। तो डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास मौजूद है देखने के लिए कि भाई क्या चीज़ है। बस ये होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंटेशन देख के चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़, और आप इसको यूज़ करके एक अच्छा चैटबॉट बना सकते हैं। गिटहब पे कैसे डालूंगी सर? मेरे पास डेस्कटॉप है, कौन से डेस्कटॉप में पढ़ी हो? यही वाला वाला सीरीज। आप कंपनीज में जाओगे ना किसी, वो आपको बोलेंगे गिटहब पे डाल दो, तो आप अपलोड करोगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अच्छा तरीका ये है कि आप एक एप्लीकेशन है गिटहब डेस्कटॉप, मतलब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करेगा गिटहब पे कोड अपलोड करने में। कितनी देर की क्लास है? तो हम क्या करें इसमें से कौन सा अच्छा इसमें लॉगिन करना होता है, मैंने पहले से किया हुआ है, मेरी रिपोजिटरीज भी सारी आ रही हैं। अभी हमने क्या करना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें? क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर लोकल ड्राइव, इस पे क्लिक करते हैं। हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था, पहले रिपोजिटरी का नाम लिख लेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, गिटहब डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी होगी अपने कंप्यूटर में, ठीक है? जब आप कर दोगे और पहली दफा इसे खोलोगे तो आपसे बोलेगा भाई गिटहब अकाउंट से लॉगिन करो, लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर दोगे तो इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, ठीक है? आगे चलें, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। अब मैं अपनी कंप्यूटर पे रिपोजिटरी बना रहा हूँ, फिर यही रिपोजिटरी में गिटहब पे अपलोड करूँ। तो क्या नाम रखूँ, बैच 66 या PIAIC बैच 66 क्लास या लेक्चर 12। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ऐड करना चाहो कर लो, चूज में हम जाके सेलेक्ट करेंगे कौन से फोल्डर को अपने गिटहब पे डालना है। तो यहाँ सी ड्राइव के अंदर में जाता हूँ, लेक्चर्स के अंदर में जाता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा अलग होगा, बैच 66 ये रहा। तो ये जो अभी मैंने फोल्डर बनाया था क्लास 12 का, वो मैंने ढूंढ के निकाल के सेलेक्ट कर लिया। तो आपका जो भी रिपोजिटरी आपको पुश करनी है, आप वो फोल्डर ढूंढ के इसको बता दो, ये उस फोल्डर को रिपोजिटरी बना दो जो गिटहब का बना सकते। और कुछ करना है नहीं, बस क्रिएट रिपोजिटरी। तो हमारे पास क्या हुआ है, रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, लेकिन ये रिपोजिटरी हमारे कंप्यूटर में है। हमें कहाँ पे डालनी है इस रिपोजिटरी को, गिटहब पे डालना है। तो क्या करूँ, ये ऑप्शन आ रहा है, इसने डिटेक्ट कर लिया भाई जो आपने रिपोजिटरी बनाई है ना, वो आपने लोकली बनाई है, इसको गिटहब पे डालना है। तो पब्लिश पे क्लिक करो और ये बोलना है भाई एक आप नेम में दो, ठीक है, हम पब्लिश रिपोजिटरी कर देना है। रिपोजिटरी का नाम यही होगा, आप चेंज कर सकते हैं। तो पब्लिश कर देते हैं, तो क्लिक वाली गेम पूरी पब्लिश हो गई, हमारी रिपोजिटरी पब्लिश हो गई। देख लेते हैं कि
GitHub डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया। GitHub डेस्कटॉप पे और फायदा है, पहले देख लेते हैं हुई भी है नहीं हुई। योर रिपोजिटरी में जाते हैं, ये हो गया। GitHub डेस्कटॉप पे ये फायदा है, वो भाई कुछ आया नहीं, हमारी फाइल आ गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं कुछ हमने गड़बड़ करी होगी। तो ये सारी फाइल हमारे पास एक मिनट में जल्दी से चेक इसको सेलेक्ट कर लिया। तो मतलब इसके अंदर वाली चीजें अपलोड हो गई, कोई बात नहीं। तो हुआ ये कि मैंने गलत फोल्डर सेलेक्ट कर लिया था, तो उसने क्या किया, उस नाम की रिपोजिटरी बना ली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोड को डालता हूँ इसके अंदर डालता हूँ। जब मैंने ये चीज डाली, मुझे वापस GitHub पे पुश करना है, क्या करूँ, कमेंट ये जो GitHub डेस्कटॉप था ना, इसी पे जाकर डिटेल्स में ये चीज डिटेक्ट करनी है कि भाई अभी हमने रिपोजिटरी में 2 नई फाइल्स डाली। तो हम जो है यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं, मैसेज ऐड कर देते हैं, एडेड 2 फाइल्स। क्या एक बटन आ रहा है लेफ्ट साइड पे बॉर्डर पे, कमिट टू मेन, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे। फिर कहाँ क्लिक करूँ, ये बटन आ रहा है पुश ओरिजिन, इसमें जब मैं क्लिक करूंगा जो अभी मेरी फाइल थी जो मैंने कमिट कर दी थी, वो मैं क्या कर रहा हूँ, GitHub पर अपलोड कर रहा हूँ। GitHub पर अपलोड हो गई होगी, लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, GitHub add.py आ गई, स्ट्रीम की इमेज आ गई। तो मतलब एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया जिसको आप एक्सप्लोर करोगे, जाहिर है जो मैंने स्टेप्स करे उसमें से कुछ स्टेप्स शायद आपने मिस कर दिए, लेकिन एक तरीका मैंने आपको आसान बता दिया जिसमें आपने कुछ कोड नहीं करना पड़ा, कुछ कमांड नहीं लिखनी पड़ी, क्लिक 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 किया, हो गया। बात लोगों को ये मसला आता है कि अब यहाँ से जो है ना, अभी कौन सी रिपोजिटरी सेलेक्ट हुई है, बैच 66, ये वाला जो अभी हमने बनाया, मुझे अब नहीं ऐड करनी है, कहाँ से करूँ। तो ये बहुत सारे लोगों को मसला आता है, भाई आप कर सकते हो, फाइल में जाओ, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करो, रिपोजिटरी बनाओ, फोल्डर सेलेक्ट करो, सारी चीजें। तो मतलब आप जो है बहुत सारी रिपोजिटरीज इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने प्राइवेट बना दिया क्या, चलो इसको पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक कैसे करेंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, सबसे नीचे चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक, आई वांट टू मेक दिस, हाँ सही है, कंफर्म। मतलब इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है कि जो है पासवर्ड ही डाल देते हैं, कैंसिल, कहाँ है, यूज पासवर्ड। तो पब्लिक करने के लिए कई ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है। ओके, तो एक तरीका मैंने GitHub पे डाला। तो मतलब आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, डेकोरेटर, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे और डिटेल में QAI के साथ। दूसरी चीज़ स्ट्रीमलाइट, वेबसाइट बनाने के लिए UI बनाने के लिए होता है, पाइथन को यूज़ करते हैं। GitHub क्लास में नहीं किया था मैंने, GitHub पे अपलोड करने का एक तरीका बता दिया, सॉफ्टवेयर बता दिया GitHub। तो भाई ये आपने डाउनलोड करके इसको यूज़ करना है रिपोजिटरीज अपलोड करने के लिए, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो आज की क्लास में हम जो है नहीं लिखेंगे, अभी हम क्या करेंगे।